महापंचायतों का दौर है और ये दौर 2023 में है, जबकि इस वर्ष के आखिर में चुनाव होने हैं। अलग अलग समाज अपनी ताकत दिखाने के लिए अलग अलग तरीके से लोगों को जुटा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी विशाल महापंचायत पूरे देश ने देखी। जी हाँ, पूरा देश मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस महापंचायत की धमक गुलाबी नगर जयपुर से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक गूंजती रही। मैं बात कर रहा हूँ जयपुर के विद्याधर नगर में हुई ब्राह्मण महापंचायत की, और आज हम बात करेंगे उसी महापंचायत के संयोजक, जिन्हें हम कह सकते हैं जिस विप्र सेना की ओर से वह महापंचायत आयोजित की गई, उस विप्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय प्रमुख श्रीमान सुनील जी तिवाड़ी से। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे कि जिस तरीके से ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया गया, बड़ी भीड़ लोगों ने देखी, अलग अलग चैनल्स ने, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में भी जो बात आई, आप कितने संतुष्ट हैं उस महापंचायत से? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ को यहाँ करेक्ट करना चाहूँगा कि देश ने नहीं जी, इसको विदेशों में भी देखा गया। तो कल एक जूम मीटिंग थी जी, जिसमें नॉर्थ अमेरिका से करीब 22 से 23 लोग जुड़े, और अगले शनिवार को एक जूम मीटिंग है जिसमें 73 कंट्री, लगभग 73 कंट्री के ब्राह्मण समाज के प्रमुख लोग जुड़ेंगे। ठीक है। तो उनसे मालूम पड़ा कि पूरी दुनिया ने इसको देखा। पूरी दुनिया ने इसको देखा। आपकी क्या अपेक्षा थी? क्या आप सोच रहे थे कि इतना बड़ा जनसमूह, इतने लोग उस कार्यक्रम में जुटने वाले हैं? मैं ज़्यादातर मेरे बारे में मैं बता दूं कि मैं कोशिश करता हूं, ऐसे तो झूठ हर व्यक्ति बोलता है, पर मैं कोशिश करता हूं कम से कम बोलूं। जी। तो मुझे नहीं थी अपेक्षा, और मुझे क्या नहीं थी, किसी को नहीं थी। एक ज़रूर था, क्योंकि 2021 का भी एक वीडियो चल रहा है जी, जिसमें मैं किसी को कह रहा हूँ कि हम लोग ऐसी पंचायत करेंगे जिसमें 4-5 लाख लोग आएंगे। वो एक वीडियो ज़रूर है जी। तो उसका श्रेय भी मैं भगवान को देता हूँ, क्योंकि ये उन्होंने ही कहलवाया। चलिए, आप जब श्रेय भगवान को देने की बात कर रहे हैं तो जानना ये भी चाहेंगे कि इस महापंचायत के बाद में अक्सर ये देखा गया कि अलग अलग ज़िलों में भी ये जानकारी निकल कर आई। लोगों ने कहा मैं 4000 लोगों को लेकर आया, किसी ने कहा मैं 500 लोगों को लेकर आया, किसी ने कहा मैं 50 बस लेकर आया। वास्तव में क्या ये पूरा मैनेजमेंट था, लोग लेकर आए हैं या लोग स्वयं स्फूर्त आए? बिल्कुल। हमने जब इसकी शुरुआत करी तो निश्चित तौर पे विप्र सेना ने इसकी शुरुआत करी थी। तो विप्र सेना के पदाधिकारियों की और हमारी जिम्मेदारी थी कि भाई जब हमने ब्राह्मण समाज की पंचायत बुलाई तो वो कहीं कोई पिट नहीं जाए, ख़राब नहीं हो जाए। तो हम लोगों ने एक मैनेजमेंट बैठाया, हमारे पदाधिकारी को बुलाया, भाई तुम ये प्रयास करो, तुम ये प्रयास करो। तो हमारी एक संख्या बनी कि हाँ ठीक है, इतनी है कि स्टेडियम भर जाएगा। पर कार्यक्रम के बाद 20-22 तारीख को जब लोग बैठते हैं, इसकी एक हमने वो समीक्षा करी जी। तो हमने हमारे लोगों से पूछा तुम कितने लेके आए? तो किसी ने कहा 1000, तो हमने कहा इसके 2000 लिख लो। तो सबके जब जोड़ लिए तो 50,000 से ऊपर नहीं हो रहे थे। और संख्या जो गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने जो कोट करी आईबी ने, वो 5.5 लाख की करी है, और हमने करी 8 से 10 लाख की। इसलिए करी क्योंकि गवर्नमेंट ने तो मोबाइल से जो देखा, उनके कनेक्शन में जो है वही आए। हाईवे वाले जो थे वो 4-5 लाख लोग जो अंदर नहीं आ पाए। तो ये संख्या का ये था, और ये किसी का भी कह देना, ये संख्या फिर मैं कहता हूँ ये भगवान का काम था, उसने बखूबी निभाया। और समाज की लगन थी, निष्ठा थी, विप्र सेना के पदाधिकारियों की थी, अन्य संगठनों की थी, ब्रह्म कार्मिक समूह की थी, हमारे कर्मचारियों की थी, हमारे नेताओं की थी। सबकी मेहनत का नतीजा था जिससे ये हो पाया। तो आपके अनुसार क्या माना जाए कि इस ब्राह्मण महापंचायत में कितने लोग आए होंगे संख्या? मैं इसको किसी भी कीमत पे 8 से 10 लाख लोगों से कम नहीं बोलूँगा। ठीक है, 8 से 10 लाख लोग यहाँ आए। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि 8 से 10 लाख लोग, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे, मैसेज क्या लेकर गए? 8 से 10 लाख लोगों को जब हमने बुलाने का जो मैसेज दिया था जी, उस दिन जो मैसेज दिया था वही मैसेज आज दे रहे हैं, और उस दिन मन से भी वही मैसेज दिया जी। हमने। हमारे 5 उद्देश्य जो थे, 5 उद्देश्यों में हमारा मेन जो एजेंडा जो था, जैसे परशुराम जयंती की छुट्टी केंद्र सरकार करे जी, EWS आरक्षण को 14% करें, OBC के समकक्ष करें, ये जो मांगे थी वो हमारी मांगे हैं। और हमने JP नड्डा से लेके मल्लिकार्जुन खड़गे को, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, रजिस्टर्ड AD से हमने हमारी मांगे भेज दी। इस महापंचायत का सबसे बड़ा लाभ किसको हुआ? सुनील तिवाड़ी को, भारतीय जनता पार्टी को, ब्राह्मण समाज को, या फिर केवल एक जनसमूह इसी प्रकार से आ गया? ब्राह्मण समाज का वो जो शोषित, वंचित और जो पीड़ित था जी, जो दब चुका था, जो मान रहा था कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, सबसे पहला लाभ उसको हुआ।
किसी को नहीं हुआ। जी। ब्राह्मण में भी उसको लाभ हुआ जो ये मानता था अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, जो ये कहते थे कि ब्राह्मण एक नहीं हो सकते, ये लाभ सबसे पहला उनको हुआ। विप्र सेना से जुड़े हुए बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर यह चलाया कि जैसे ही ब्राह्मण महापंचायत के 3-4 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बदले, लोगों ने लिखना शुरू किया, रुझान आना शुरू। क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत है, इसको कहना बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि सीपी जोशी जी एक राजनेता आज से नहीं है, पिछले 20 साल से हैं, 30 साल से राजनीति कर रहे हैं जी। वो प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, मेरे परिचित है, अच्छी बात है। मेरा लगभग ब्राह्मण राजनेता जो भी चाहे कांग्रेस का भी मेरे परिचित है। उनकी पार्टी ने उनकी योग्यता के आधार पे उनको बनाया। हाँ, एक चीज़ जरूर है, जब समाज का दबाव होता है, ब्राह्मण समाज का या किसी भी समाज का दबाव होता है, वो दिखने लगता है जी। जब ज़्यादा पीड़ित होता है तो पीड़ित को पहले मौका दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं हम पीड़ित थे तो हमारे समाज के एक अच्छे व्यक्ति को मौका दिया। तो ये कहा जा सकता है कि वो जो बड़ी संख्या दिखी उसका दबाव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर पड़ा होगा? उस संख्या का दबाव नहीं है, जो पिछले 5-10 साल से जो हमारी पीड़ा है उसका दबाव दोनों पार्टियों पे हो सकता है। कांग्रेस वाले भी बना दे तो अपन ये थोड़ा कहेंगे कि कांग्रेस में कोई हमारी सेटिंग है या बीजेपी में हमारी सेटिंग है। आपने भी बनाया है, आपने प्रदेश अध्यक्ष एक पालीवाल जी को बनाया, वो हमारे ब्राह्मण है। तो हमारा किसी पे कोई दबाव नहीं है, क्योंकि हम प्योरली सामाजिक लोग हैं। सामाजिक संगठन विप्र सेना चलाती है, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मंच पर जो लोग दिख रहे थे, जो बड़े चेहरे, राजनीति से जुड़े हुए चेहरे दिख रहे थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं अधिक बोलबाला था। क्या कहना चाहेंगे? रघु शर्मा कांग्रेस जी, महेश जोशी कांग्रेस, राकेश पारिक कांग्रेस, अर्चना शर्मा कांग्रेस, महेश शर्मा विप्र कल्याण बोर्ड जो मंच का संचालन जी, और इस कार्यक्रम के मेन मुख्य जिसको कह सकते हैं बींद थे, ठीक है, जो पिछले 1 महीने से लग रहे थे, वो कांग्रेस। बीजेपी के गिनाने जाऊंगा तो ये तो हुए 6, बीजेपी के 4 होंगे। तो ये केवल अफवाह है और कुछ भी नहीं है। कुल मिला के आपका तो ये कहना है कि आप केवल समाज का काम कर रहे हैं। 100%। तो किसी राजनीतिक दल को, इस महापंचायत का एक राजनीतिक दल को कोई लाभ नहीं? इसका लाभ ऐसे मिल जाता है जी कि डाक टिकट का विमोचन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। उस सेंट्रल गवर्नमेंट का बाई चांस नहीं, ये भगवान की कृपा है, उसका मंत्री ब्राह्मण अश्वनी वैष्णव। अब अश्वनी वैष्णव ही डाक टिकट का विमोचन करेंगे, ये तो हो नहीं सकता कोई कांग्रेस का। तो भी फिर उसमें क्या हुआ, अश्वनी वैष्णव ने और सीपी जोशी जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बन गए, इन्होंने, सीपी जोशी ने अपने मुंह से अनाउंसमेंट किया, रघु शर्मा जी, महेश जोशी जी, विप्र कल्याण बोर्ड के जो चेयरमैन है वो मंच पे पधारे, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी का विमोचन नहीं हो रहा था, परशुराम भगवान की डाक टिकट का विमोचन हो रहा था जी। ये कहीं देखने को नहीं मिला आज तक। एक व्यक्तिगत प्रश्न करना चाहूंगा, आप स्वयं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या कांग्रेस के? मैं केवल ब्राह्मण समर्थक हूँ। मेरी कोई, हाँ, मेरे को कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई लाज नहीं है। मेरे पिताजी संघ से थे, संघ में हैं, क्योंकि अभी वो 85 साल के जीवित हैं, वो संघ में थे, संघ में हैं। मैं कोई एक विचारधारा, जब मैंने संगठन बनाया उसके पहले मेरी रखता था, आज मेरी कोई विचारधारा नहीं है। मेरी एक ही विचारधारा, वो है ब्राह्मण। 2023 के आखिर में चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, और उसके पहले अनेक अलग अलग समाज अपनी महापंचायतें कर रहे हैं। अभी दावा किया जा रहा है और लोगों ने जिस तरीके से देखा है, ब्राह्मण महापंचायत में सर्वाधिक संख्या अभी तक जुटी है। क्या लगता है 2023 में जो चुनाव है, जो टिकट वितरण है, उसमें इस महापंचायत का कोई प्रभाव पड़ेगा? 100% पड़ेगा। अगर 10 लाख 8 लाख लोग आए तो जब वो घर जाएंगे तो वो 30 लाख में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि माँ बाप तो होते ही हैं, बुजुर्ग हमारे नहीं पहुँचे ज़्यादा, 40 से नीचे वाले पहुँचे। 30 लाख लोग अगर होते हैं तो मैंने बार बार कहा, 5 लाख वोटों से बीजेपी बंगाल हारी थी और अखिलेश यादव 5 लाख वोटों से यूपी हारे थे। 30 लाख वोट, 42 लाख वोट हमारे हैं। अगर 10 लाख वोट ब्राह्मण ने, मैं आपके इसके माध्यम से बताना चाहूँगा, अभी तक ब्राह्मण ने तय नहीं किया है, कोई भी मुगालते में नहीं रहा, ना बीजेपी रहे ना कांग्रेस रहे, ब्राह्मण ने अभी तक तय नहीं किया है। क्योंकि जब तक ब्राह्मण समाज के, क्योंकि ये 42 लाख वोटर हैं और 90 लाख हम हैं जी। 90 लाख में 5 लाख लोग, 7 लाख लोग सक्षम हैं, हमारे जो 70-80 लाख जो सक्षम नहीं है, इस बार उन्होंने तय करा है जो समाज के प्रत्येक घर तक पहुंचाएगा, मतलब कोई पैसे नहीं लेने हमारे को जी। उनकी स्कीमें उनके लिए घोषणा पत्र में डालेगा, समाज उसी को वोट देगा, ना किसी दलाल के, ना किसी मुखिया के कहने पे देगा। और समाज समझ गया है, इसलिए समाज पहली बार बिना किसी उद्देश्य के ब्राह्मण महापंचायत में आया। उसका उद्देश्य यही है कि 23 का चुनाव हो या 24 का चुनाव हो, हम निर्णय बार बार पलटेंगे हमारे,
100 बार पलटेंगे। जो समाज का फायदा होगा समाज उसकी तरफ ही जाएगा। तो क्या चुनाव से पहले विप्र सेना आह्वान करेगी ब्राह्मणों से कि किस दल को वोट देना है? देखो, हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं जिसके लिए हमने 2-4 कंपनियां हायर करी है। हम शायद, संभव हो सकता है, और ये बड़ी जोरदार खबर है, आपको दिखानी चाहिए जी। संभव हो सकता है कि चुनाव से कुछ दिन पहले हम हमारे समाज की वोटिंग कराएं। और उस वोटिंग में हम ये नहीं कराएंगे वोट किसको दे रहे हो, हम ये दिखाएंगे कि ये आह्वान पे कितने लोगों ने इसमें वोटिंग करी, इसको ज्वाइन किया। वो संख्या, मुझे जो उम्मीद है, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ सब कराता प्रभु है, पर प्रभु किसी के मुंह से कहलवाता है। वो दिन में, एक दिन के अंदर 20 से 25 लाख लोग उसमें आके अपनी उपस्थिति दर्ज करा देंगे। और जो दर्ज करा देंगे तो शाम को फिर ये मजबूर हो जाएंगे। 19 की शाम को भी ऐसे कई फ़ोन आए, इधर से आए और उधर से आए कि तिवारी जी अब क्या। तो मेरा जवाब यही था, शाम को घर जाएंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि मुझे टिकट चाहिए नहीं और ना मैं किसी की पैरवी करने वाला। जी। एक सवाल ये भी बनता है कि बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र ऐसे होंगे जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों से ब्राह्मण उम्मीदवार होंगे, वहां आप किस तरफ जाएंगे? वहाँ हम ये करेंगे कि जो जीतने वाला है और जो लगता है कि ये नया नया है, किसी प्रभाव से आ गया, तो उसको समझाएंगे। समाज के पूरे मुखिया बैठ के समझाएंगे कि अपने को विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचाने, क्योंकि हमने कमिटमेंट दिया है 16-17 से काम नहीं चलेगा। नहीं, दोनों उम्मीदवार ब्राह्मण उम्मीदवार हैं, भाजपा से भी कांग्रेस से। मैं ये भी बता रहा हूँ। तो हम लोग उसको समझाएंगे कि भाई आप समझो और एक को जाने दो। नहीं समझते हैं तो वहाँ सामाजिक संगठनों का महत्व खत्म हो जाता है। वो अपनी पार्टी गाइडलाइन पर चले जाएगा तो एक ब्राह्मण ही उस कंडीशन में भी, पर वहाँ हमारा महत्व खत्म, वहाँ आप न्यूट्रल रहेंगे। बिल्कुल 100% रहेंगे। चलिए कुछ अलग तरह की बात करते हैं। प्रदेश में लंबे समय से अनेक ब्राह्मण संगठन काम कर रहे हैं, आपने भी खूब देखे होंगे। क्या ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी, क्या कारण रहे कि आपको एक नया संगठन विप्र सेना का गठन करना पड़ा? हाँ, अब इसका जवाब ये है कि चाहे कोई सा भी संगठन हो, ब्राह्मण समाज का चाहे कोई भी संगठन हो, सब अच्छा काम कर रहे हैं। चूँकि हमारी संख्या ही ज़्यादा है, हमारे को सरकार बताती है 10-12 करोड़, मैं कहता हूँ 20 करोड़ है हम पूरे देश में। अरे जब हम 20 करोड़ है तो हमारे 15-20 हज़ार संगठन तो बहुत कम है। जो 10-10, 20-20 लाख, 50 लाख के जो समाज है, उनके 50-50 है, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो अभी तो हमारे तो और खुलेंगे। पर सेना जो है ना, विप्र सेना, ये उन 15,000 संगठनों की है। हर संगठन की सेना है जी। सेना हर संगठन के लिए है, अलग से संगठन, कोई संगठन नहीं है, सभी संगठनों, ये जितने संगठन बने हुए हैं उनको जब भी हमारी जरूरत पड़ती है तो विप्र सेना उनके लिए तैयार है जी। तो आप ये कह सकते हो कि एक जिसको कहते हैं ना एंसिलरी यूनिट है ये, हर संगठन की एंसिलरी यूनिट है। उसको जब भी कोई सप्लाई चाहिए, जब भी कोई दिक्कत हो, जब भी कोई बात हो, जो वो नहीं कर सकते वो हम लोग कर देते हैं। हमारा किसी से मतलब ठीक है, छोटे मोटी बातें चलती रहती है, ऐसा वैसे ये वो, अच्छा वो भी सारी बात 19 को जब 1 बजे मैंने जो सैलाब देखा उसके बाद मेरे मन से तो सारी बातें खत्म हो गई। मेरे तो XYZ ए से लेके Z तक के सारे संगठन मेरे हैं, मैं उनका हूँ। मुझे कोई सदस्यता देना चाहे ना, जो मुझे दुश्मन समझता है, मैं उसकी सदस्यता बढ़ने को तैयार हूँ। ये देखा गया है कि लगभग पिछले 2-2.5 वर्ष के अंदर विप्र सेना का जिस तरीके से उभार हुआ है, बहुत तेजी से पूरे राजस्थान ही नहीं देश भर में आपके कार्यक्रम भी हुए, धरने हुए, प्रदर्शन हुए और इतना बड़ा आयोजन। और जहाँ तक मुझे लगता है ये सारा 2-2.5 वर्ष के भीतर हुआ, जबकि आसान काम नहीं है। क्या लगता है इतनी तेजी से विप्र सेना किस तरीके से बढ़ पाई है? इसके 2 कारण थे। सबसे पहला कारण तो था कि जो मातृशक्ति थी, इस कार्यक्रम में भी आपने देखा होगा 30 से 35 हज़ार महिलाएं थी जी। तो ब्राह्मण समाज की महिलाएं बाहर नहीं आती थी। ये पहली बार ऐसा हुआ इस संगठन के माध्यम से। अगर आप हमारे 2.5 साल के कार्यक्रम देखोगे तो उसमें 50% से ज़्यादा तो महिलाओं के कार्यक्रम में। एक पहला कारण ये था कि जब महिलाएं निकलने लगी तो पुरुष ने देखा मैं संडे के दिन अगर घर पे बैठूंगा तो वापस आके मेरे को क्या जवाब, मैं इसको क्या जवाब दूंगा, वो भी निकला। दूसरा कारण था इस संगठन ने केवल शोषित, वंचित और पीड़ित के लिए काम किया। 19 को कार्यक्रम था, 20 को हमारा कटुमर में धरना था और कल उसकी पीड़ित की बच्ची आई, 51,000 रुपये हमने उसको विप्र तत्काल राहत सहायता कोष से दिए। हमारी पहचान बनी, हमने केवल उस वर्ग के लिए काम किया जिसके लिए कोई खड़ा नहीं होता था। ठीक है, थोड़ा बहुत फोटो खिंचवाने का, बोलने का, बताने का सबको शौक होता है, पर मेरे इस संगठन के अंदर विवाद हर जगह होते हैं। मेरे इस संगठन के अंदर मेरे को तो फक्र होता है, हमारे यहाँ एक इस तरीके का माहौल है। आप देखो कि जो 50 बस लेके आया वो अंदर ही नहीं आ पाया। मेरी जो माता है 82 साल की है, वो अंदर नहीं आ पाई। तो हमारे यहाँ अतिथि, विशेष अतिथि पास तो हमने खूब बांट दिए,
पर सारे विशिष्ट अतिथि बाहर रह गए। उसमें मेरी माँ भी थी और हमारे कई रिश्तेदार भी थे और हमारी कई बहनें भी थी जो कहीं कहीं से दूर दूर से आई, मतलब जिन्होंने 70-80 हज़ार रुपये बसों के खर्च किए। तो ये संगठन के चलने का कारण है। यहाँ कोई ये जो लिखने को तो लिख ले, प्रमुख लिख ले, अध्यक्ष लिख ले, उपाध्यक्ष लिख ले, पर हमारे यहाँ सारे एक ही जगह है, एक ही जाजम पर। उस दिन हमने ये करके भी दिखाया। आपने कहा सार्वजनिक रूप से अनेक बार घोषणा भी की, ब्राह्मण महापंचायत में भी आपने कहा न आप चुनाव लड़ेंगे न आपके परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा, और नाम है संगठन का विप्र सेना। लोग महाराष्ट्र को याद करते हैं, लोग शिवसेना को याद करते हैं, लोग बाला साहब ठाकरे को याद करते हैं कि उनको चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्या लक्ष्य और उद्देश्य एक जैसे लगते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो इतनी बड़ी शख्सियत थी, वो इस धरती पे दोबारा आ ही नहीं सकती। और उसकी तुलना करना मतलब ऐसे है कि बिल्कुल, मतलब वो तो आसमान नहीं। रिमोट कंट्रोल जो हाथ में रखने की बात है, सत्ता को अपने हिसाब से चलाने की जो बात है, जो राजनेताओं को कंट्रोल करने की बात है, जब मुख्यमंत्री भी आकर नीचे बैठे और बाला साहब की गिरफ्तारी की बात हो तो इस्तीफा देने की बात हो जाए, क्या कहीं इस प्रकार का कोई विचार है मन में? इसमें बुराई भी नहीं है। अगर ये होता है तो इसमें बुराई भी नहीं है। इसलिए बुराई नहीं है क्योंकि लगाम जो है ना वो ज़रूरी है, क्योंकि वो बनते हैं ब्राह्मण के नाम पे जी, बनते हैं, उनकी पार्टी हो जाती है, पार्टी होते ही वो छोटे हमारे लोगों को भूल जाते हैं। तो अगर कहीं एक केंद्र बनता है जी, तो केंद्र का फायदा ये मिलता है कि 3 तारीख को बस्सी की हमने घोषणा करी कि बस्सी जाम करेंगे। तो इंटेलिजेंस वालों के फ़ोन आने चालू हो गए, 3 घंटे में बच्ची मिल गई। और फ़ोन आने लगे कि आप वापस लिखो कि बच्ची मिल गई। मैं कि क्यों? क्योंकि बोले हमारे पास सूचना आ रही है बालोतरा से, उदयपुर से, जोधपुर से लोग आ रहे हैं। 5 दिन पहले प्रोग्राम हुआ और मैं क्या संख्या वो जो बता रहे थे हज़ारों की तादाद में। तो कहाँ दिक्कत है? अगर ये होता है तो अच्छी बात है। अगर लोग बातों को समझ रहे हैं, मैं मूर्ति को तो बटने दूंगा नहीं, मैं मूर्ति को हमेशा मूर्ति रहने दूंगा, वो बीजेपी कांग्रेस की होने नहीं दूंगा। और अगर मेरे को पुजारी माना समाज ने जी, तो ये पुजारी भी नहीं बटेगा और मूर्ति भी नहीं बटेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके मंच से ब्राह्मण मुख्यमंत्री की मांग हुई, क्या कहना चाहेंगे? नहीं हुई, वो एक वक्ता द्वारा हुई जी। हमने एक वक्ता ने ये विषय रखा। हाँ, हमारे मन से ऐसी कोई बात हमने नहीं करी, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ ये पार्टियों का काम है। तो क्या आप नहीं चाहते कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने? मैं सबसे पहला आदमी जो चाहता हूँ ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने, पर पिछले 30 साल में समाज ने चपरासी तो बनाई नहीं और डायरेक्ट मुख्यमंत्री की मांग करेंगे, तो इतना गधा मैं भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ इस बार एमएलए ज़्यादा बने जी, 10-12 एमएलए ज़्यादा बने और मुख्यमंत्री मिलता है, ठीक है, तो वो अपने आप ही मिल जाएगा। तो हमारे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये विधानसभा चुनाव के लिए आपने कहा कि ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण विधायक बने, लोकसभा चुनाव के लिए भी नहीं, पहले मैं इसको कंप्लीट करूंगा। विधायक ज्यादा बने जी, और जिस वक्ता ने मुख्यमंत्री की मांग करी मैं उसके साथ हूँ, पर मैं ये नहीं कह रहा वो हमारे एजेंडे में नहीं था जी। मैं पुष्पेंद्र भारद्वाज ने बात कही थी, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। क्यों नहीं बने मुख्यमंत्री? 1949 से लेके 80 तक अगर 4 मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे तो 80 से लेके 23 तक एक भी नहीं है। तो क्या हमारे ब्राह्मण बच्चे जन्मने बंद हो गए या हमारी संख्या कम हो गई? हमारी तो बड़ी है, देना चाहिए मुख्यमंत्री। तो ये राजनीतिक एकीकरण और राजनीतिक जागृति तो इस कार्यक्रम से आई है, लेकिन समाज के भीतर कुछ मुद्दे हर एक समाज में रहते हैं, क्या उनके लिए आपने कुछ सोचा है? जैसे दहेज प्रथा एक बड़ा विषय है, विधवा विवाह एक विषय है, रोजगार और आर्थिक समस्या जो है वो एक बड़ा विषय है। इनको लेकर विप्र सेना क्या सोचती है? ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे सैकड़ों संगठन काम करते हैं और मेरा ये मानना है, जैसे कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जैसे आपने अभी दहेज प्रथा के लिए कहा जी, ठीक है, ये तो स्वयं प्रेरणा के विषय हैं और इनको जो करके दिखाता है। नहीं, क्या सुनील तिवारी इन पर आह्वान करेंगे? ब्राह्मण समाज से कुछ कहेंगे, कोई मैसेज देंगे? ऐसा है, सुनील तिवारी जब आह्वान करेंगे जब खुद के बच्चों की शादी में दहेज नहीं लेंगे जी। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है ना। उदाहरण के लिए मैं अगर समझो, मैं अगर कोई ऐसे समझो आप कि मैं कोई गुटखा खाता हूँ और मैं बच्चों को कहता हूँ गुटखा मत खाना जी, तो पहले मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो ये आह्वान तो हो जाते हैं, पर पीछे जब जाके पलट के देखते हैं तो नेताजी खुद ही जो है रुपया नारियल तो सामने लेते हैं और करोड़ रुपए पीछे से लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इस साक्षात्कार में सामने निकल कर आई है कि आह्वान वही किया जाएगा जिस पर हम स्वयं अमल कर सकें। पहले अपन ने आपको उस विषय पर दृढ़ करना होगा और उसके बाद में समाज से आह्वान किया जाएगा। सुनील जी, इंटरव्यू ये साक्षात्कार अंतिम चरण में, कुछ प्रश्न सीधे सीधे एकदम जो लोग भी जानना चाहते हैं आपके विषय में। आपका मूल स्थान, जन्म आपका कहाँ हुआ? मैं नागौर का रहने वाला हूँ बेसिकली जी। नागौर में कहाँ? नीमड़ी एक छोटा सा गांव है। नीमड़ी के रहने वाले हैं। प्रारंभिक शिक्षा आपकी?
उसी स्थान पर हाँ, हुई? लगभग कॉलेज की पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई? यहीं जयपुर से महाराजा कॉलेज से हुई। और व्यापार वगैरह आपका? व्यापार भगवान की कृपा है, हर तरीके का व्यापार है। राजस्थान में? बिल्कुल राजस्थान में, राजस्थान से बाहर भी है जी। सामाजिक जीवन में आने की शुरुआत कैसे क्या हुई? विप्र सेना के गठन से पहले क्या कुछ और संगठनों में आप जुड़े रहे, क्या कुछ काम किया? मैंने, चाहे मेरी स्कूलिंग रही तो उसको एंजॉय किया, कॉलेज रही तो फुल उसको मतलब एंजॉय भी किया और दादागिरी भी करी जी। फिर जब सामाजिक जीवन में आए तो उसको भी एंजॉय किया, व्यापार आया तो व्यापार को एंजॉय किया। एंजॉय किया ये मतलब अब एंजॉय इसलिए थोड़ा सा, हाँ, एंजॉय इसलिए किया कि जैसे इतना बड़ा आयोजन था और आयोजन की सीमा इतनी थी कि बोलते बोलते मुंह में से खून भी आ गया जी। और मुझे पता ही नहीं पड़ा। मेरे को अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि आपके मुंह से खून आ रहा है। मैं कोई टीबी का मरीज नहीं हूँ, मेरे को दांत खराब नहीं है, तो ये यहाँ की नसें जो ऊपर की जो लेयर होती है फट गई और खून आया। मैं इस हद तक जाके मेरे व्यापार को, मेरे काम को, मेरे समाज को, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मुखिया जी आके कहते हैं कि मैं तो बहुत दुख पा रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, समाज ये नहीं हो रहा। मैं कतई परेशान नहीं हूँ, कतई दुख नहीं पा रहा हूँ, मेरी टीम भी दुख नहीं पा रही। सब मस्ती के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, अपने कामों को कर रहे हैं और समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में से किसी भी एक व्यक्ति का, बहुत से व्यक्तियों का जो मुख्य, ऐसे तो हमारे सब बच्चों का एमएलए बनाएंगे, हम तो मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, पार्षद भी बनाएंगे, पर मुख्य जो हमारी जो टीम है उनमें से मैक्सिमम लोगों का कोई एजेंडा नहीं है। एक ही एजेंडा है कि यार अपने लोगों की मदद करनी। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें से निकल कर आई है कि जो टीम से जुड़े हुए लोग हैं, खासतौर पर विप्र सेना से जुड़े हुए जो प्रमुख लोग हैं, उनका व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। एजेंडा है तो समाज को आगे बढ़ाने का, एजेंडा है तो समाज में जहां मदद की आवश्यकता है वहां समाज पहुंचे, वहां विप्र सेना पहुंचे, कोई ना कोई पदाधिकारी वहां पहुंचे। ये विचार सुनील जी ने कहे हैं। सुनील जी, एक जानकारी ये भी चाहेंगे कि विप्र सेना से पहले जो हम बात कर रहे थे आपके सामाजिक कार्यों के अनुभव की, किस किस संगठन में आप रहे हैं, किस में कोई पदाधिकारी रहे हैं? कुल मिला के लोगों के मन में एक जिज्ञासा का भाव ये रहता है कि आखिर कोई व्यक्ति 2.5-3 वर्ष में एकदम से पूरे फलक पर छा जाता है, इतना बड़ा आयोजन कर लेता है, पीछे का अनुभव क्या है? पीछे का अनुभव यह है कि चूंकि मैं व्यापारी था जी, तो मैं व्यापार में तो मास्टर था, पर ये सामाजिक सरोकारों में मैं जीरो था। तो मुझे क्या मैं देखता था, मैं हमेशा कोई भी संगठन में जाता तो मुझे भिड़ते अध्यक्ष बना दिया जाता, जबकि मैं आज भी कहता हूँ मैं चपरासी लायक नहीं था संगठन के मामले में, कि मुझे नॉलेज नहीं थी। तो वो अध्यक्ष बनाया जाता था। भाई हम लोग थोड़ा सा चंदा वंदा दे दिया करते थे, तो इसलिए हमारे को आते ही पहली ऊंची कुर्सी पे बैठा के माला पहना के, जैसे अपने ब्राह्मण समाज में सबके होते हैं, जैसे पितरों को स्थापित कर देते ना, वैसे कर देते थे कि उसको क्या, जब बुलाओ जब आता था वो, पितरों को जब आप आह्वान करोगे जब भी आते हैं, तो उनकी जब जरूरत होती जब उनको बुला लिया, वापस आके ले जाके स्थापित कर दिया। तो मेरी स्थिति वो थी। पर हमने जब पलट के नीचे देखा कि यार मामला तो वहीं का वहीं है, जो शोषित वंचित पीड़ित को लेकर हमने सेना चालू करी वो तो वहीं का वहीं खड़ा है और आज भी खड़ा है। ये नहीं कि मैं कोई ऐसा कह दूं कि ये पंचायत होने से सब खत्म हो गया। फिर कह रहा हूँ, अध्यक्ष बने सीपी जोशी जी, वो बने भाजपा के। ब्राह्मण समाज को अभी कुछ नहीं मिला है, ब्राह्मण समाज को भी देने की लेने की बारी पूरी बाकी है। हम वो पूरा लेना देने का काम करेंगे। तो ये मेरा अनुभव था। और जब मैं आज भी कहता हूँ, ये तो हमारे लोगों ने कह दिया कि ये प्रमुख लिख लो, ये लिख लो, वो लिख लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो सिंपल तरीके से एक प्रयास कर रहे हैं और प्रयास में हम लोग सफल हो गए। 2.5 साल में 50 से ज़्यादा धरने प्रदर्शन हम लोगों ने करे। हमको जरूरत नहीं थी। तो ये अनुभव नहीं है, ये एक फिर ऊपर वाले का आदेश है, उसकी पालना हम लोग। तो आप अपने आप को विप्र सेना का राष्ट्रीय प्रमुख मानने के बजाय एक साधारण सामान्य कार्यकर्ता मानते हैं? मानता नहीं हूँ मैं, हुई जी वो ठीक है। पर अब क्या, कई बार होता है जैसे 5 जने बोल देते हैं तो खुद भी अपन भी उसमें आ जाते हैं, जिसको कहते हैं ना अहम में, तो आ जाते हैं। पर फिर वापस जब देखते हैं तो फिर थोड़ा ठिकाने आ जाते हैं। तो ऐसा हम तो है तो बड़े विचारक एक बात कहते हैं, इस सवाल से इस साक्षात्कार को पूरा करेंगे। बड़े विचारक एक बात कहते हैं कि देश के उत्थान के लिए सब लोगों का उत्थान तो आवश्यक है, लेकिन जातिवाद जो है उसको लोग अच्छा नहीं मानते। अब जब अलग अलग समाज अलग अलग पंचायतें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जाति का भाव बढ़ रहा है, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ बात हम देशभक्ति की करते हैं, एक तरफ बात हम जाति की करते हैं, क्या कुछ सीमाएं हैं? क्या कहना चाहेंगे? ये बात जब अन्य जातियां पंचायतें कर रही थी जब तो नहीं उठी। जब ये हमारी ऐसी सफल पंचायत होगी कि मैंने बार बार कहा था जयपुर की धरा में 50 साल में ऐसी नहीं होगी, जो ही हम सफल हुए तो अब जातिवाद आ गया। मैं यही बोलना चाहता हूँ, ब्राह्मण खुद की बात करे तो सबसे पहले उसके सामने एक सो कॉल्ड, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो चीज़ आ जाती है
फिर देश की बात आ जाती है। अरे मैं कहता हूँ हम 20 करोड़ अगर हैं तो सबसे पहले तो सैनिकी, सनातन के भी सैनिक ब्राह्मण है जी, है ना, हमारे महत्वपूर्ण बात है। हाँ, सनातन के सबसे पहले सैनिक हम हैं। कुछ लोग नहीं निभा पाते उसको, पहले सैनिक हम हैं। देश के लिए सबसे पहले हम हैं। आप आज़ादी में देख लो, आप व्यापार में देख लो, देश की जो प्रमुख 10 संस्थाएं हैं जो चंदे से चलती है, उसके चंदे के देने वाले 70% लोग भी ब्राह्मण हैं जी। हम ना तो मतलब हमारा चित्रण इस तरीके से करा गया, और चित्रण के चक्कर में ये हुआ कि हमारा एक वर्ग जो है ना बिल्कुल नीचे रह गया जी। तो ये सब चीज़ें मिथ्या है और मैं इस पर विश्वास नहीं रखता। बस आखिर सवाल ये है कि केवल समाज के लिए नहीं अपितु पूरे दर्शकों के लिए, संपूर्ण देश के लिए, सभी समाजों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो एक ही संदेश है और मैं हर मन से बोलता हूँ, आप कभी भी, और विप्र सेना ने किया है, आप कभी भी किसी भी जाति को अपशब्द मत बोलो। जाति कभी खराब नहीं होती, व्यक्ति खराब होता है। वो ब्राह्मण में से भी हो सकता है, वो वैश्य में से भी हो सकता है, वो दलित में से भी हो सकता है, वो राजपूत में से भी हो सकता है, किसी में से भी हो सकता है, ब्राह्मण में से भी हो सकता है जी। व्यक्ति खराब होता है, जाति खराब नहीं होती। आप कभी भी किसी भी जाति को आप शब्द मत बोलो, जाति के बारे में मत बोलो, क्योंकि है तो हम सब 140-50 करोड़ सब हम भाई हैं, चाहे वो किसी भी जाति की हो। कुछ लोगों को चलो मैं इसमें से निकालूंगा बाहर जनसंख्या में से, जिनको मैं पसंद नहीं करता, उसको स्पष्ट तौर से मैं कहता हूँ, वो जनसंख्या को मैं पसंद नहीं करता, वो मेरे विचारधारा है। पर जो हिंदू है वो सब हमारे हैं। तो इस साक्षात्कार में बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई हैं और आखिर में जो संदेश दिया गया है वो संदेश भी ये है कि किसी भी दूसरी जाति को अपशब्द मत कहिए, किसी भी दूसरी जाति का अपमान मत कीजिए। अपने समाज में जो लोग पीछे बैठे हैं उनके उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। और जब आरोप जातिवाद के लगते हैं तो विचार ये भी दिया जाता है कि आखिर इस विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का विचार किसने दिया, आखिर गौ माता की रक्षा की बात कौन करता है, आखिर सनातन संस्कारों का संवाहक कौन है? जी हाँ, वह ब्राह्मण समाज है। और उसी ब्राह्मण समाज के उत्थान और उन्नयन के लिए विप्र सेना काम कर रही है। आपका इस साक्षात्कार के विषय में क्या कहना है? आपके विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी से क्या सवाल हैं? कमेंट करके आप हमें अवश्य अवगत करवा सकते हैं। फिर दोबारा मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही द विवेक व्यूज को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।